अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू एससीसी फेज सेकंड टेस्ट नंबर 6। जैसा कि आपको पता है कि इस टेस्ट में हमने जो क्वेश्चंस रखे थे वो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और एसएचएम वेव्स के थे। तो चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the time period of a simple harmonic motion of mass m in the given figure is pi square root of alpha m by 5k where the value of alpha is। हमें बताना है कि अगर इस सिस्टम का टाइम पीरियड ये है तो हमें बताना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। हमें बताना है अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, ये दो स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा, इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा दैट इज सिंपली 2k। ठीक है, अब ये 2k और k सीरीज में तो k इक्विवेलेंट आएगा 2k इंटू k डिवाइड बाई 2k प्लस k। ठीक है, सो दैट इज सिंपली 2k स्क्वायर बाई 3k। तो k कैंसिल होगा तो 2k बाई 3। तो इस वाले सिस्टम का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k बाई 3। और अब ये k इसके साथ पैरेलल में है तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आएगा, k इक्विवेलेंट जो आएगा, अब इनका सिंपल एडिशन हो जाएगा। सो इट इज 2k बाई 3 प्लस k। राइट, सो ये बनेगा 2k प्लस 3k यानी 5k बाई 3। तो ये पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारा है दैट इज 5k बाई 3। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम पीरियड बता दीजिए। सो टाइम पीरियड की फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k इक्विवेलेंट। m ही है और k इक्विवेलेंट हमारा जो है दैट इज 5k बाई 3। सो 5k 3 ऊपर चला जाएगा यानी ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड। लेकिन अब यही टाइम पीरियड हमें दिया इसके बराबर, तो इनको इक्वेट करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। राइट, सो टाइम पीरियड के बदले हम सिंपली लिखेंगे पाई इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा m बाई 5k एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाई 5k। ठीक है, तो पाई पाई यहाँ पे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे दो साइड से तो ये बन जाएगा अल्फा m बाई 5k एंड दैट इज सिंपली स्क्वायरिंग करना है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ यानी 4 इंटू 3m बाई 5k के बराबर। सो 5k विल कैंसिल आउट, mm विल कैंसिल आउट। अल्फा का वैल्यू जो हमारा है दैट इज सिंपली इक्वल टू 12। यानी अल्फा का वैल्यू जो हमें निकालना था दैट इज सिंपली 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज मेनली आस्क्ड, ये जेई के पेपर में पूछा गया था, तो ये PYQ है जेई का। Now, question number 2, velocity versus time curve is shown in the diagram. The amplitude of the SHM, हमें velocity और time का ग्राफ दिया गया है, we simply have to find the amplitude of the oscillation। तो हम जानते हैं कि ये वाली चीज़ जो यहाँ पे it is Vmax यानी maximum velocity है 10 by pi, यानी maximum velocity आपको simply दी गई है 10 by pi के बराबर। राइट, हमें एम्पलीट्यूड निकालना, तो हम जानते हैं Vmax जो होता है ये खुद a ओमेगा के बराबर होता है। सो a ओमेगा इज सिंपली इक्वल टू 10 by pi। ओमेगा जो हमारा होता है दैट इज 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई बाई टी वो सिंपली आएगा 10 बाई पाई के बराबर। राइट, अब टाइम पीरियड हमें चाहिए। टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यानी एक ऑसिलेशन का टाइम जो है दैट इज 1 सेकेंड। सो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, टी का वैल्यू 1 डाल देंगे तो एम्पलीट्यूड जो हमारा आएगा T1 हो गया, तो ये यहाँ जाएगा यानी 10 बाई 2 पाई स्क्वायर इस सवाल का जवाब है। तो इट इज 2 1s are 2 5s are 10, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस दैट इज सिंपली 5 बाई पाई स्क्वायर। और अगर आप लोगों को ये बात पता है पाई स्क्वायर का वैल्यू तकरीबन 10 के बराबर होता है। सो पाई स्क्वायर इज तकरीबन ये 10 यानी 5 बाई 10, यानी आंसर आया 0.5 मीटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। लेकिन अब सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर्स में है, तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो आएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपली 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वेव इन ए स्ट्रिंग हैज एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, द वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वेव जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में with a speed of 128 meter per second, and it is noted that 5 complete waves fit in 4 meter length of the string। यानी 4 मीटर लेंथ में 5 वेव्स आ रही है। एक वेव मीन्स डिस्टेंस लैम्डा, तो 5 वेव मीन्स 5 लैम्डा। सो 4 मीटर की दूरी पे 5 वेव्स आ रहे हैं यानी 5 लैम्डा डिस्टेंस है, यानी 5 लैम्डा जो आपका सिंपली आएगा। ठीक है, 5 लैम्डा आएगा 4 के बराबर। तो सिंपली कैन आई से 5 लैम्डा जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 4, है ना। 5 वेव्स हैं, हम जानते हैं क्रस्ट से क्रस्ट तक डिस्टेंस जो होती है लैम्डा के बराबर होती है। सो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4, यानी लैम्डा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे दैट इज सिंपली 4/5 के बराबर। हमें बेसिकली बतानी है वेव की इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक, चलिए लैम्डा हो गया। चूंकि हम जानते हैं हमें के चाहिए होता है, ओमेगा चाहिए होता है, तो हम यहाँ से के निकाल सकते हैं। के जो आपका आएगा दैट इज 2 बाय लैम्डा। सो के का वैल्यू आएगा
2 पाई बाई लैम्डा के बदले 4/5, 4 नीचे है 5 ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज सिंपली 10 पाई बाई 4 के बराबर। ये आपको के मिल गया, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 यानी 5 पाई बाई 2। तो हम जानते हैं कि वेव इक्वेशन में ये टर्म जो होती है ना एक्स के साथ, ये के होता है ना, ये के होता है। तो अगर हम देखेंगे 5 पाई बाई 2 जो है वो तकरीबन आएगा 5 15 7 के आसपास आएगा, यानी ये वाली ऑप्शन सही लग रही है, यानी 7 वाली ऑप्शन फिलहाल सही लग रही है, ठीक है, बिकॉज हमने के निकाला। ये दो ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गई। अब हमें क्या देखना, मुझे नहीं लगता ओमेगा निकालने की जरूरत है, अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, है ना। जब साइन उस ऑपोजिट हो तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम टर्म का साइन और पोजीशन टर्म का साइन ऑपोजिट है, सो वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यही ऑप्शन इसका सही आएगा। बट अगर हम ओमेगा भी निकालना चाहें तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव होता है बराबर ओमेगा बाई के। तो ओमेगा जो हमारा आएगा दैट इज v इंटू के बराबर वेलोसिटी वेव की दी गई है 128 और k का वैल्यू जो हमारा आया है दैट इज 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 64 इंटू 5 पाई, इट इज़ 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 32 यानी 320 पाई के बराबर। जब आप 320 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास आंसर आ रहा है, यानी 1005। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का सही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, When a mass m is connected individually to the two springs S1 and S2, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक मास अटैच कर रहे हो दो स्प्रिंग्स को अलग अलग इंडिविजुअली, एक स्प्रिंग है S1 दूसरा स्प्रिंग है S2, अगर आप S1 को कोई ऑब्जेक्ट जो है अटैच कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज ν1 एंड ν2 है, यानी अगर आप इस स्प्रिंग को इंडिविजुअली मास अटैच करोगे फ्रीक्वेंसी है ν1 और अगर इस स्प्रिंग को मास अटैच करोगे हम फ्रीक्वेंसी है ν2 के बराबर, ये क्वेश्चन बताया गया है। अब अगर सेम मास अटैच करोगे टू द टू स्प्रिंग्स, अगर यही मास आप अटैच करोगे टू द टू स्प्रिंग्स, द ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज हमें बताना ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप सिर्फ इसको मास अटैच करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी आएगी f1 या ν1 जो हमारी आएगी दैट इज सिंपली 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k/m, यानी k1/m। अगर पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, अगर आप इसको अकेले मास अटैच करोगे तो फ्रीक्वेंसी ये आएगी, अगर उसको मास अटैच करेंगे तो ν2 जो हमारा आएगा दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k2/m, है ना। अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे, मुझे लगता है कि स्क्वायरिंग से इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इनको, बिकॉज हमें इनकी स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी, आप ऑप्शन में भी देखोगे, अब लास्ट में भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ν1 का स्क्वायर, वो आएगा बच्चों 1/4 पाई स्क्वायर इंटू k1/m, और ν2 का स्क्वायर जो हमारा आएगा दैट इज 1/4 पाई स्क्वायर इंटू k2/m। तो ν1 स्क्वायर और ν2 स्क्वायर फिलहाल मैंने निकाला, जो कि मुझे अभी जरूरत पड़ने वाला है। अब अगर इन स्प्रिंग्स को अब हमने ऐसे जोड़ा, मास अटैच किया, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी आएगी, अब फाइनल फ्रीक्वेंसी जो हमारी आएगी न्यू जो आएगी दैट इज सिंपली 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट, चूंकि ये पैरेलल में है तो k1 प्लस k2, सो k1 प्लस k2/m आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हमें इसको लिखना इन टर्म्स ऑफ दीज टू। अगर हम इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो न्यू स्क्वायर जो हमारा आएगा दैट इज 1/4 पाई स्क्वायर इंटू k1/m प्लस k2/m के बराबर। ठीक है, तो अब अगर हम ये पहले ये इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको नहीं लगता ये ν1 स्क्वायर है, ν1 स्क्वायर 1/4 पाई स्क्वायर k/m, k1/m दैट इज ν1 स्क्वायर एंड दिस इज ν2 स्क्वायर। सो फाइनली हमारा आंसर जो है न्यू स्क्वायर जो आएगा दैट इज सिंपली ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर के बराबर, यानी न्यू जो आएगा दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ, ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसका टाइम पीरियड है t1। द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नो मूव्ड विद अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस। अब हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो उसको मूव करा रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, यानी हम इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम बना रहे हैं। फिर k का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नया टाइम पीरियड अगर t2 है, हमें बताना है t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम जानते हैं बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2√L/g के बराबर, 2√L/g, यानी मान लो ये t1 है, क्योंकि हमें टाइम्स के स्क्वायर्स का रेशियो निकालना, तो अगर हम इसको यहीं पे स्क्वायर करेंगे सो t1 स्क्वायर जो आपका आएगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर इंटू L/g, ये मान के चलो पहली इक्वेशन है। अब दूसरी बार, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ऊपर लिया एज पर दिस इक्वेशन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो kt स्क्वायर के बराबर है।
अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे हमें दो बार तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। पहली बार डिफरेंशिएशन कर लो तो 2kt आया, dy/dt अगर आप करोगे तो 2kt आएगा बच्चों। और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि पोजीशन वेलोसिटी का, ये पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन हुआ, यानी एक्सेलरेशन जो आएगा वो 2k के बराबर आएगा। k का वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया है तो एक्सेलरेशन आई 2, यानी ये पेंडुलम अब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है जो ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो टाइम पीरियड जो हमारा आएगा, इसका टाइम पीरियड जो आएगा दैट विल बी सिंपली 2 चूंकि ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2 L/g+a। अगर आपने पढ़ा है पेंडुलम जब लिफ्ट में होता है जो ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होता है टाइम पीरियड होता है 2 L/g+a। तो बच्चों यहाँ पे बस a का वैल्यू डालना है और स्क्वायरिंग कर लेंगे। सो t2 स्क्वायर आएगा बराबर 4π² इंटू L/g+a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे। जब आप इनको डिवाइड कर लेंगे तो t1 स्क्वायर डिवाइड बाई t2 स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 4π² विल कैंसिल आउट, L आपका कैंसिल हो जाएगा, g+a ऊपर जाएगा यानी g+a डिवाइड बाई g, यानी आंसर आया 10 प्लस g का वैल्यू 10 डाल रहे हैं, a का वैल्यू 2 ऑलरेडी दिया गया है 10 + 2 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा बच्चों 12/10 यानी 6/5, यानी t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर जो हमारा आया दैट इज सिंपली 6/5। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन ए वायर ऑफ दिस मास पर मीटर, यानी दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी आपको सिंपली दी गई है 10 × 10⁻³ दिस इज लीनियर मास डेंसिटी म्यू, एक तार की डेंसिटी है। passes over a frictionless pulley fixed on the top of an inclined frictionless place which makes an angle of 30 degrees with the horizontal. Masses m1 and m2 are tied at the two ends of the wire. The mass m1 rests on the plane and m2 hangs freely vertically downward. यानी जो आपका प्लेन है ना, प्लेन इस तरह का है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि मास m1 रेस्ट कर रहा है प्लेन पे, यानी m1 वाला मास जो है वो प्लेन पे रेस्ट कर रहा है। हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से एक रस्सी लगाई है जिसका मास पर यूनिट लेंथ दिया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में मेंशन है कि दूसरा वाला मास जो है m2 हैंग्स फ्रीली वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी ये इस तरह का वेज ये वर्टिकली जो है हैंग है, इट इज मास m2। द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम सारा इक्विलिब्रियम में है। इनफैक्ट ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे के रखा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। द होल नाउ ए ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट्स अलोंग द वायर विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। अब एक ट्रांसवर्स वेव जा रही है इस वायर में इस वेलोसिटी से, हमें बताना m1 और m2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सी हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पता चला ये टेंशन होगा इस वेट के बराबर और ये वाला टेंशन होगा इधर वाले साइन कंपोनेंट के बराबर, m1g sin 30 के बराबर। बस हो गया सवाल खत्म। हमें बस टेंशन अगर निकाल लेंगे तो हमें m2 और m1 मिल गया। तो टेंशन अब कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, टेंशन हम सिंपली निकालेंगे। वेलोसिटी दी गई है, म्यू भी दिया गया है, हम जानते हैं रस्सी में जो वेव की वेलोसिटी होती है दैट इज सिंपली √T/μ के बराबर। वेव की वेलोसिटी दी गई है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, सो वेव की वेलोसिटी है 100, रूट इधर ले जाओ ये 100 स्क्वायर बनेगा। सो टेंशन निकालेंगे, म्यू का वैल्यू दे रखा है 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻³ तो यहाँ से टेंशन जब आप निकालेंगे ये बनेगा बच्चों 10⁻⁴ 10⁻⁴ और एक 10 हुआ 10⁻⁵, 10⁻⁵ में से 3 जीरोस कट गए तो 10⁻², यानी टेंशन आया 10⁻², यानी टेंशन का वैल्यू आया 100 न्यूटन। तो बस हो गया सवाल खत्म। अब टेंशन आपको 100 न्यूटन आ गया। नो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप निकाल के दीजिए m1 और m2। तो देखिए बच्चे m2 कैसे निकालेंगे, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन होगा m2g के बराबर। सो टेंशन इक्वल टू m2g। अब टेंशन हमारा 100 आया, m2 निकालना है, g का वैल्यू 10 डालो तो m2 का वैल्यू बच्चों आया 10 kg के बराबर, यानी m2 10 kg आया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ये वाला m1 निकालेंगे। अब ये वाला t होगा इसके बराबर, यानी आई कैन सिंपली से टेंशन आएगा m1g sin 30 के बदले 1/2 हम लिखेंगे। टेंशन आपका बच्चों 100 है, दैट इज m1 × 10 × 1/2, तो 0 0 गया, 2 यहाँ जाएगा, m1 का वैल्यू आएगा 20 kg के बराबर, यानी m2 आपका 10 kg आया और m1 आपका 20 kg आया। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, यानी m1 है 20
और M2 है 10, 20 एंड 10, सो इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं, दैट इज पाई। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस निकालना था। नाउ n moles of an ideal gas undergoes a process in which the temperature changes with volume। n moles एक प्रोसेस में जा रहे हैं जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया गया है, T इज इक्वल टू kV स्क्वायर। द वर्क डन बाय द गैस एज द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 टू 4T0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा। तो देखिए हम कैसे, हम जानते हैं वर्क डन होता है P डेल V के बराबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों PV जो हमारा होता है दैट इज सिंपली nRT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT, और T खुद kV स्क्वायर दिया गया है, सो कहना इसे PV इज इक्वल NR, T के बदले आप बच्चों kV स्क्वायर लिखेंगे, है ना। सो VV एक यहाँ पे कैंसिल हुआ, यानी प्रेशर का वैल्यू जो है दैट इज NR K इंटू V। सो ये फिलहाल आपका प्रेशर हो गया। अब प्रेशर जो है PV आपको आया, हमें वर्क डन निकालना है, तो सिंपली व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V या PdV के बराबर। सर लेकिन टेम्परेचर के लिमिट्स दिए, हम अभी उसको भी चेंज करेंगे, तो मान के चलते हैं इनिशियल वॉल्यूम है V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। तो बच्चों वर्क डन जो आपका आएगा, इसको इंटीग्रेट करके चलते हैं, तो N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, K कॉन्स्टेंट, V का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों V स्क्वायर बाई 2 के बराबर। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा? V1 से V2, राइट। सो वर्क डन जो हमारा आया इट इज NRK बाई 2, यहाँ पे बच्चों आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिलहाल यहां तक हम आ गए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर के लिमिट्स हैं, तो हम वापस इस इक्वेशन पे आते हैं। देखिए बच्चों T किसके बराबर है? kV स्क्वायर, यानी V स्क्वायर किसके बराबर आएगा? T बाई K। ठीक है, अब बताइए इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T0, सो T के बदले T0 लिखेंगे, वॉल्यूम के बदले V1 सपोज, तो मान लो वॉल्यूम पहले था V1, सो V1 स्क्वायर आएगा बराबर T0 बाई K। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, जब टेम्परेचर है 4T0, यानी टेम्परेचर है 4T0, तो V2 स्क्वायर, V के बदले आएगा V2, यानी V2 स्क्वायर जो आपका आएगा बच्चों दैट इज 4T0 बाई K के बराबर। बस हो गया खेल खत्म, है ना। V1 और V2 आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम लिखा है, हम लेकिन आंसर जो लिमिट्स थे वो टेम्परेचर में थे, तो हमने सिंपली क्या किया, हमने कन्वर्जन किया। V स्क्वायर T बाई K के बराबर है, तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है T0, तो वॉल्यूम हुआ V1, और फाइनल टेम्परेचर है 4T0, तो वॉल्यूम हुआ V2। तो बस इनके वैल्यूज पुट करेंगे, वर्क डन जो हमारा आएगा दैट इज NRK बाई 2। नाउ V2 स्क्वायर के बदले बच्चों 4T0 बाई K, V1 स्क्वायर के बदले T0 बाई K, राइट। K कॉमन निकलेगा, वो K के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका वर्क डन जो आया दैट इज सिंपली NR बाई 2 इंटू 3T0। 4T0 माइनस T0 इज 3T0, सो NR बाई 2, ठीक है, 3T0। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 kg हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रस्सी है, हमने इसको हैंग कर रखा है, ठीक है, नीचे एक ब्लॉक भी अटैच किया, ब्लॉक 2 kg का मास उसका दिया है। फिलहाल इस रस्सी की लेंथ है 12 मीटर और इसका मास है बच्चों 6 kg के बराबर, राइट। अच्छा, नीचे से जो ब्लॉक अटैच है दैट इज 2 kg, नीचे 2 kg का ब्लॉक अटैच है। ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेव लेंथ 0.06 मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, यानी नीचे हम पल्स एक क्रिएट कर रहे हैं, एक पल्स जनरेट कर रहे हैं, उसकी वेव लेंथ बच्चों दी गई है, उसकी वेव लेंथ है 0.06 मीटर, उसकी वेव लेंथ दी गई है, राइट। तो इसके बाद इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। हमें बताना वेवलेंथ क्या होगी जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पल्स पहुंच जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले एक बात तो आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, ये तो सबको पता है, T इज द टेंशन। सो म्यू तो सेम होगा, क्या नहीं सेम, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट डिवाइड बाई वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा अंडर रूट ऑफ टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट डिवाइड बाई टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, बिकॉज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। और हम ये भी जानते हैं वेलोसिटीज का रेशियो वेवलेंथ्स के रेशियो के बराबर होता है। तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, सो यहाँ पे वेलोसिटी भाई यहाँ पे वेलोसिटी होगा बराबर यहाँ का टेंशन भाई यहाँ का टेंशन, लेकिन स्क्वायर रूट, बट वेलोसिटीज का रेशियो वेवलेंथ्स के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, सो v1 बाई v2 जो आएगा दैट इज λ1 बाई λ2 के बराबर। अब λ1 आपको दिया है बच्चों 0.06,
लैम्डा 2 आपको निकालना है। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है बच्चों, इधर 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 लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा नीचे वाले ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, यानी 2g। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा पूरा वेट, है ना, ये सारा वेट, एक तो 2 kg और 6 kg हुआ 8 kg। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा 8g के बराबर। तो बच्चों g गया, 2 1s are 2 4s are, यानी 0.06 डिवाइड बाय लैम्डा 2 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी 1/2। तो लैम्डा 2 का वैल्यू है 0.06 इंटू 2, वो आता है 0.12 मीटर। सो दिस इज द वेव लेंथ एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन बड़ा बेसिक था। हम यूजुअली जनरली वेलोसिटीज का रेशियो निकालते हैं, यहाँ की वेलोसिटी बाय यहाँ की वेलोसिटी होता है इधर का टेंशन डिवाइड बाय इधर का टेंशन, बट वेलोसिटीज का रेशियो ही वेवलेंथ्स के रेशियो के बराबर होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है y = 10/π sin दिस सेंटीमीटर्स में दिया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, हमें बताना है लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए। द वेव वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, हमें बताना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि वेव वेलोसिटी जो है दैट इज ट्वाइस द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे सिंपली वेव वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वेव इट इज 2 times द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये आपको दिया गया। अब वेव की वेलोसिटी होता है ω/k या टाइम कोफिशिएंट बाय पोजीशन कोफिशिएंट यानी 2π/t। वेव की वेलोसिटी होती है टाइम का कोफिशिएंट दैट इज 2π/t डिवाइड बाय पोजीशन का कोफिशिएंट दैट इज 2π/λ। ठीक, so this is simply 2 into what is maximum particle velocity, a omega। maximum particle velocity होती है a omega। what is a है 10/π और ओमेगा बच्चों ये है ना, अगर हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं सो इट इज a sin ओमेगा t प्लस kx। के होता है 2π/λ, यानी हमें लैम्डा ही निकालना है, यही लैम्डा हमें निकालना है। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो हमारा आएगा दैट इज a ओमेगा। सो a आपका 10/π है, ओमेगा है बच्चों 2π/t के बराबर। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2π आपका कैंसिल हुआ, लैम्डा ऊपर जाएगा। सो λ/t जो आपका आएगा, पाई यहाँ पे कैंसिल हुआ। ठीक, सो इट इज 2 to the 4 4 10 the 40 के बराबर। ठीक है, डिवाइड बाई टी गया, लैम्डा का वैल्यू आया 40, यानी लैम्डा 40 सेंटीमीटर आएगा। सो वेव लेंथ जो है इट विल बी सिंपली 40 सेंटीमीटर, है ना। बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, चूंकि आपको सेंटीमीटर्स में ही दिया तो हमारा आंसर भी जो आया वो सेंटीमीटर्स में ही आया। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा, अगर आपने किया हो। अगर 3 स्प्रिंग्स वाला सवाल है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है यहाँ जिसका मास m है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। हम जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है। 3 स्प्रिंग्स वाला केस जो है, ये वाला बड़ा स्पेशल केस है। के इक्विवेलेंट होता है k + 2k cos² थीटा। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। थीटा ये वाला एंगल होता है, ठीक है। अगर आप थीटा सारा एंगल लोगे तो θ/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप सीधे थीटा यही लोगे तो यहाँ थीटा लिखना पड़ेगा, यानी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा बच्चों k + 2k cos² 45 के बराबर। तो आपका आंसर आएगा k + 2k cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2। ठीक है, 2 गया, आंसर आया 2k, तो k इक्विवेलेंट आया 2k। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो हमारा आएगा दैट इज 2.m/k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट आपका 2k है। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2.m/2k, 2.m/2k, यानी ऑप्शन नंबर आई थिंक इट इज 4th ऑप्शन जो कि करेक्ट है, 2.m/2k के बराबर। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 गैसेस। हमें मीन फ्री पाथ्स का रेशियो निकालना है। 2 गैसेस दिए गए। इफ द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ गैसेस इज दिस, नंबर डेंसिटी पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी का रेशियो दिया गया है, एंड रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स 4:5 है, यानी आपको n1/n2 जो है दैट इज सिंपली गिवन एज 5/3। नंबर डेंसिटीज का रेशियो दिया गया है और डायमीटर्स का भी रेशियो दिया गया है आपको। d1/d2 आपको बच्चों दिया गया है 4/5 के बराबर। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ्स। अब जानते हैं मीन फ्री पाथ की फॉर्मूला सिंपली है 1/√2π n/d²। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ, यानी मीन फ्री पाथ जो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। सो कैन आई से λ1/λ2 जो आएगा दैट विल बी, चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो आएगा n2/n1, है ना, और चूंकि d के साथ भी इनवर्स रिलेशन है तो आएगा d2/d1 का होल स्क्वायर।
सो यहाँ से आपको मीन फ्री पाथ्स का रेशियो मिलेगा। नाउ n1/n2 आपको 5/3 है तो n2/n1 आएगा 3/5। डायमीटर्स का रेशियो है 4/5 तो d2/d1 आएगा 5/4 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा इट इज़ 3/5, 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाई 16। सो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो आंसर आया बच्चों 15/16। सो रेशियो जो आएगा दैट इज सिंपली 15/16। आई थिंक पहला ही ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, 15/16 इसका आंसर आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इज अलाउड टू ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड 2 डिग्री। हम एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवा रहे हैं और एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है 2 डिग्री के बराबर, यानी एक्सट्रीम पे अगर आप ले जाओगे एंगल वर्टिकल के साथ 2 डिग्री का बन रहा है। इफ इट कोलाइड्स इलास्टिकली विद ए वॉल इंक्लाइंड एट 1 डिग्री टू द वर्टिकल। अब यहाँ पे हमने एक वॉल रखा, हमने पेंडुलम को 2 डिग्री पे लिया था, अब यहाँ से छोड़ा जा रहा है, यहाँ पे एक वॉल है 1 डिग्री पे। इट्स टाइम पीरियड विल बी, हमें बताना इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना, इट इज 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन, बट यहाँ से यहाँ तक 1/4 नहीं है ना। तो पहले अगर लॉजिकली समझा जाए, ये एक्सट्रीम पोर्शन है, ये मीन पोर्शन है, एक्सट्रीम से मीन तक टाइम लगता है t/4 और वापस आने में भी t/4 ही लगेगा। सो t/4 प्लस t/4 आया t/2, यानी पता चला यहाँ से इधर और वापस जो टाइम लगेगा t/4 प्लस t/4, t/4 जाने में t/4 आने में, यानी t/4 प्लस t/4 आपका t/2 आ गया। अब मसला है कि ये टाइम और वापस का टाइम कैसे निकालें। तो इसके लिए हम सिंपली इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी? हम एंगुलर SHM की इक्वेशन लिखेंगे। जैसे x होता है a sin ओमेगा t, एंगुलर SHM होता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा t, है ना। यहां से यहां तक का टाइम निकालने के लिए मुझे यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना एंगल कवर हुआ है, 1 डिग्री, तो थीटा के बदले 1 डिग्री। थीटा नॉट होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंगुलर, इसको जाना था असल में 2 डिग्री तक। सो एम्पलीट्यूड जो है दैट इज 2 डिग्री एक्चुअली। सो थीटा नॉट के बदले बच्चों 2 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों साइन ओमेगा टी। सो ये नीचे जाएगा, सो 1/2 जो आपका आया दैट इज सिंपली साइन ओमेगा टी के बराबर। तो यहाँ पे 1/2 के बदले हम सिंपली लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, यानी साइन π/6, साइन π/6। तो ये बच्चों आएगा साइन ओमेगा टी, साइन साइन विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा टी का वैल्यू जो हमारा है दैट इज π/6। ओमेगा होता है बच्चों 2π/t के बराबर इंटू टी, दैट इज इक्वल टू π/6। सो पाई कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू आएगा, टी यहाँ जाएगा तो टी का वैल्यू आएगा t/12, ठीक है। सो t/12 आया, यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा t/12 लगा, है ना। मैंने इक्वेशन यूज़ की, सिंपली मैंने इक्वेशन यूज़ की, ठीक है। तो इक्वेशन जब हम सिंपली यूज़ करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलती है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया इसको कितना टाइम लगा, कितना लगा t/12। जाने में भी t/12 लगेगा, आने में भी t/12 लगेगा। सो t/12 प्लस t/12 हुआ t/6, यानी यहाँ जो टाइम लगा दैट इज t/6। इधर जाने और आने में टाइम लगा t/2, इधर जाने और आने में लगा t/6। सो व्हाट इज द टोटल टाइम? टोटल टाइम जो बच्चों लगा इट इज t/2 प्लस t/6 के बराबर, यानी 60 प्लस 2t यानी 8t डिवाइड बाई 12। सो 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो आंसर आपका आया 2t/3, 2t/3। अब t का वैल्यू क्या होता है? 2√L/g, है ना। t का वैल्यू होता है 2√L/g के बराबर, तो यहाँ पे बच्चों लिखा जाएगा। सो इट इज टाइम जो लगा इट इज 2/3, t के बदले आएगा 2√L/g, 2. अब L कितना है? L है 1 मीटर और g दिया गया पाई स्क्वायर के बराबर। सो 2.√L/g, L है 1 मीटर, g है पाई स्क्वायर के बराबर, तो पाई आएगा रूट से बाहर। टाइम जो लगेगा दैट इज 2/3 इंटू 2, पाई विल कैंसिल आउट। सो आंसर जो आएगा दैट इज 4/3 सेकेंड्स विल बी द टाइम पीरियड, यानी इस पार्टिकल को इधर से इधर फिर वापस आने में टोटल टाइम जो लगा दैट इज 4/3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है दैट इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए। An ideal gas goes from A to B. A से B तक ideal gas जा रहा है. We have 3 different paths as indicated. If Q1, Q2 and Q3 indicates the heat absorbed by the gas along the 3 paths and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy, then क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, एक आइडियल गैस को A से B तक लिया गया हमने। सो 3 पाथ्स के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू, हमें बताना है हीट एब्जॉर्ब्ड किस वाले पाथ में ज़्यादा है और इंटरनल एनर्जी चेंज किस में ज़्यादा। तो हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज जो है ये इनिशियल और सिंपली कोई भी पाथ अगर हम चूज़ कर लेंगे हर एक पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज तो सेम होती है, ठीक है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो ये इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम आएगा। सो फिलहाल ये और ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे फिलहाल खत्म हो गए, बिकॉज इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब हीट एब्जॉर्बर देखिए, हम चूंकि इंटरनल एनर्जी चेंज तो हर एक पाथ के थ्रू सेम है, और हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। अब देखो डेल्टा यू तो हर एक पाथ के थ्रू सेम है, सो जिस पाथ के थ्रू वर्क ज्यादा होगा उस पाथ के थ्रू जो हीट एब्जॉर्बड है वो भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम देखेंगे ये वाला पाथ, इसके अंदर ज्यादा एरिया आएगा, है ना, ये वाले पाथ के अंदर ये सारा एरिया आएगा, ज्यादा एरिया आएगा, इस वाले पाथ के अंदर कम ही एरिया आएगा, और ये वाले पाथ के अंदर उससे कम एरिया आएगा। सो पाथ 1 में सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, सो पाथ 1 में ज्यादा वर्क डन हुआ, सो वर्क डन ज्यादा हुआ तो हीट एब्जॉर्ब्ड भी ज्यादा होगा। सो हीट एब्जॉर्ब्ड इन फर्स्ट पाथ इज ग्रेटर देन सेकंड पाथ इज ग्रेटर देन थर्ड पाथ। सो आई थिंक पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। As shown in the figure, 3 paths through which a gas can be taken from A to B. एक गैस को ए से बी तक लिया जा रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लेकिन देख लीजिए बच्चों, ये पी वी नहीं, ये वी पी ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। इट इज वी एंड इट इज प्रेशर हियर, यहाँ से प्रेशर है और यहाँ से बच्चों वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाथ्स के थ्रू आप वर्क डन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम निकालेंगे, मान लो ए सी बी पाथ के थ्रू, अगर सबसे पहले ए सी बी पाथ के थ्रू वर्क निकालेंगे तो सीधी सी बात है, ए से सी तक तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना। ए से सी की अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम इतना ही है, तो वॉल्यूम जब कॉन्स्टेंट होगा वर्क डन 0 होगा, यानी ए से सी तक तो वर्क डन 0 आएगा, लेकिन सी से बी तक तो आएगा। सो ए सी बी पाथ के थ्रू जो टोटल वर्क आएगा, इस पाथ के थ्रू 0, बट हमें इस पूरे पाथ के थ्रू वर्क निकालना है। सो इस पाथ के थ्रू 0 वर्क, इस पाथ के थ्रू आएगा पी डेल्टा वी, बिकॉज प्रेशर कॉन्स्टेंट है, यहाँ से यहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो प्रेशर जो है दैट इज 30 किलो पास्कल, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर 3। चेंज इन वॉल्यूम आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम है 25 cc 25 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल है 10, यानी 25 माइनस 10। cc क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने लिए मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। तो ये है, यहाँ से यहाँ वर्क डन 0, बट यहाँ से यहाँ वर्क डन पी डेल्टा वी है। तो बच्चों आंसर जो आएगा इट इज़ 30, 25 माइनस 10 आपका 15 आ गया, 3 जीरोस कट गए तो 3 जीरोस रह गए, तो 1 जीरो इसको देंगे, 15 इंटू 3 आएगा 45, सो इट इज़ 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी 0.45। तो फिलहाल पता चला इस पाथ के थ्रू वर्क डन है 0.45, तो 0.4 तो आ रहा तकरीबन सब में। अब और एक पाथ देख लेंगे, मान लीजिए ADB वाला पाथ अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, ADB वाला पाथ, तो सीधी सी बात है D से B तक वर्क डन 0 होगा, बिकॉज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। सो D से B तक वर्क डन 0 होगा, बट यहाँ से यहाँ तक वर्क डन होगा पी डेल्टा वी के बराबर। सो इस पाथ में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन आएगा बच्चों पी डेल्टा वी के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर जो है दैट इज 10 किलो पास्कल, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक। डेल्टा वी फिर से वही है 25 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर माइनस 6। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपका आएगा दैट इज, देखो ये 10 रेज पावर 4 हुआ, 10 रेज पावर 4 में से 6 में से 4 गया, तो 10 रेज पावर माइनस 2 बचा। सो 25 माइनस 10 आपका 15 आ गया, यानी 0.15 विल बी द वर्क डन, यानी ये वाले पाथ के थ्रू वर्क डन जो है दैट इज 0.15। अब अगर हम ऑप्शंस की ओर देखेंगे, मुझे लगता है एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 0.15 आ रहा है। सो 3 पाथ्स के थ्रू, एक पाथ के थ्रू हमने 0.4 तो निकाला, दूसरे के थ्रू 0.15 तो हमने निकालो। मुझे नहीं लगता है इस पाथ के थ्रू वर्क डन निकालने की ज़रूरत है, बट अगर हम निकालना भी चाहें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हम सिंपली यहाँ से यहाँ एवरेज प्रेशर लेंगे, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर का हाफ एवरेज प्रेशर, फिर डेल्टा वी, वैसे आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.3, वहाँ पे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। A monoatomic gas is compressed adiabatically to 8/27 of its volume। हम एक गैस को कंप्रेस कर रहे हैं 8/27, इनिशियल वॉल्यूम अगर V है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम अगर V है, फाइनल वॉल्यूम जो हमारा है दैट इज 8/27 V के बराबर, ठीक। इनिशियल वॉल्यूम अगर V है, फाइनल वॉल्यूम है 8/27। इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चूंकि बात हो रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, तो हम जानते हैं टीवी रेज पावर गामा -1 आपका कांस्टेंट होता है, राइट।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, एडियाबैटिकली वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हमें बताना है टेम्परेचर कितना चेंज होगा। हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, फिर वो टेम्परेचर चेंज इजीली आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके चलेंगे, यानी T1 V1 रेज पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज पावर गामा माइनस 1, बिकॉज टेम्परेचर और वॉल्यूम का जिक्र है। सो कहना इसे T1 बाई T2 जो बच्चों आएगा दैट इज V2 बाई V1 रेज पावर गामा माइनस 1। सो T1 वाला टेम्परेचर आपको शायद दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन डिवाइड बाई T2। नाउ V2 वॉल्यूम कितना है 8/27V डिवाइड बाई V, यानी 8/27 आएगा। सो इट इज 8/27। अब चूंकि गामा जो है मोनोएटॉमिक गैस है दैट इज 5/3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो यहां से मुझे T2 मिलेगा, फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी इजीली मिलेगा। सो इट इज 300 डिवाइड बाई T2। तो बच्चों क्यूब रूट अगर सॉरी यहाँ पे पहले थोड़ा सा और एक स्टेप करेंगे, इट इज 8/27, ये आएगा 5 माइनस 3 यानी 2/3, ये 2/3 आएगा, यानी 300 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल 8 का क्यूब रूट, पहले क्यूब रूट देखेंगे वो 2 आता है, 27 का क्यूब रूट यानी 3 आता है, ऊपर आएगा बच्चों स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे 300 डिवाइड बाई T2 आएगा, 2 स्क्वायर इज 4, इट इज 9, तो T2 का वैल्यू जो आएगा दैट इज 300 इंटू 9 डिवाइड बाई 4। सो 2 2s are 4, 2 150s are, फिर से कैंसिलेशन अगर करेंगे 2 1s are 2 75s are, सो ये बन जाएगा बच्चों 9 5s are 45, 5 और 4 7 9s are 63, 64 65 66 67, सो 67, सो 675 केल्विन आपका फाइनल टेम्परेचर है, राइट। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो 675 को माइनस करना पड़ेगा बच्चों 273, वो बन जाएगा 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, यानी 402 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था 27, फाइनल टेम्परेचर है 402, तो डिफरेंस कर लो। सो 402 माइनस 27, जब आप डिफरेंस कर लोगे वो 375 आ जाएगा, है ना। 402 माइनस 27 375 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। The following are the PV diagram for cyclic process for a gas in which of the following processes heat is absorbed। हमें बताना किस किस प्रोसेस में जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किस किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक सेकंड बच्चों, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल एक आ रहा है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बाहर ही हूँ। जी जी, आप आ रहे हैं अभी? ठीक ठीक, ईशा के बाद फिर मत आएंगे फिर? ठीक है, मैं उनको कन्वे कर देता हूँ। एक सेकंड बच्चों, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, यार कॉल कर। हाँ, ये कॉल से चलिए। सो हमें बताना है कि ये पीवी डायग्राम्स दिए गए, हमें बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो सीधी सी बात है, पहला पीवी ग्राफ है। हम जानते हैं पीवी ग्राफ में जो क्लॉकवाइज होता है, जो क्लॉकवाइज प्रोसेस हमारा होता है उसमें वर्क डन पॉजिटिव आएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। पीवी ग्राफ है, क्लॉकवाइज वर्क इज पॉजिटिव। चूंकि हम जानते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम जानते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो सीधी सी बात है, जब डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा। तो जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यस, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब दूसरा वीपी ग्राफ, हम जानते हैं वीपी ग्राफ में जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए वर्क डन होता है नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वर्क होता है पॉजिटिव। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज। अच्छा, ये वाला ये फिर से पीवी है, पीवी में क्लॉकवाइज वर्क डन इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें भी एब्जॉर्ब होगी। वीपी ग्राफ है, वीपी ग्राफ में हम जानते हैं
क्लॉकवाइज वर्क, क्लॉकवाइज होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वीपी ग्राफ है क्लॉकवाइज तो वर्क नेगेटिव आएगा, यानी हीट रिजेक्टेड। सो पहले में, दूसरे में, तीसरे में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स प्रोड्यूस ए नोट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ। आपके पास बच्चों एक पाइप है जो कि दोनों एंड से ओपन है, ये फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी F1, और हम जानते हैं ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, यानी V/2L। ठीक है, तो फिलहाल ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की। When the pipe is dipped with 3/4 of its length in water, अब हम इसी पाइप को पानी के अंदर डाल रहे हैं, इसी पाइप को पानी के अंदर डाल रहे हैं बच्चों ऐसे, और पानी के अंदर है 3L/4 लेंथ पानी के अंदर है। तो अगर टोटल लेंथ इसकी L थी, 3L/4 पानी के अंदर है, तो बाहर कितना होगा L/4, है ना। पानी के बाहर जो लेंथ होगी वो होगी L/4। अब ये आपकी क्लोज्ड पाइप बन गई, ये वाली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये वाली पाइप यहां से यहां तक की पाइप। अब आपके पास क्लोज्ड पाइप है, एक एंड से बंद है, तो हम जानते हैं नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोज्ड पाइप की, फॉर्मूला है बच्चों V/4L, है ना। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, लेकिन अभी इसकी लेंथ अब कितनी है L/4, तो लेंथ के बदले आएगा L/4, तो 4 गया तो V/L आया। ठीक है, तो पहले ओपन पाइप थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/2L, अब ये क्लोज्ड पाइप बन गई, लेकिन इसकी लेंथ है L/4, और क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, सो इट इज सिंपली V/4, लेकिन इसकी लेंथ L/4 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा, सो वी हैव टू फाइंड F1/F2। F1 है आपका V/2L और F2 है बच्चों आपका V/L, सो V/L गया, आपका आंसर जो आएगा दैट इज सिंपली 1/2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज करेक्ट। इनफैक्ट ये सवाल इस बार नीट में भी आया था इस साल के पेपर में, वहां पे लेकिन हाफ डिप हमने किया था पानी के अंदर पाइप को, फिर वहां पे आंसर F ही आया था, 1 आया था रेशियो। 2 particles are executing identical simple harmonic motion described by equations this and this. 2 particles oscillate कर रहे हैं as per these equations, as per this and this equation. The minimum interval of the time between the particles crossing the respective mean position. हमें बताना है जब एक पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करेगा, उसके बाद जब दूसरा पार्टिकल मीन पोजीशन क्रॉस करेगा, इन दो इंस्टेंट्स के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। तो मैं देखूंगा ये वाला पार्टिकल कब मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, वो टाइम निकालेंगे, फिर ये वाला पार्टिकल कब मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा वो टाइम निकालेंगे, उन टाइम्स का डिफरेंस कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन में जो ये वाली इक्वेशन है, मीन पोजीशन को क्रॉस करने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो पहली बार डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, तो पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के बदले हम 0 लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के बदले 0, सो दिस इज a cos ओमेगा t प्लस π/6। तो यहां से बच्चों हम t निकालेंगे, यानी जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पार्टिकल ने उस टाइम पे कितना टाइम, क्या टाइम था उस टाइम पे, किस टाइम पे पार्टिकल ने मीन पोजीशन को क्रॉस किया, तो 0/a 0 ही हो गया। फिर 0 के बदले बच्चों हम लिख सकते हैं cos π/2, है ना, cos π/2 cos 90 0 होता है, सो cos π/2 आएगा बराबर cos ओमेगा t प्लस π/6। तो यहाँ पे आपको वो टाइम मिला जब पहले वाले पार्टिकल ने मीन पोजीशन को क्रॉस किया, तो बच्चों ये बनेगा π/2 माइनस π/6, सो दिस इज सिंपली ओमेगा टी के बराबर, ओमेगा को ओमेगा ही रहने देना, ऑप्शंस देख लो। सो 6π माइनस 2π आया 4π, 4π/12, सो दिस इज ओमेगा टी, सो 4 1s are 4 3s are, यानी टी का वैल्यू जाएगा इट इज π/3 ओमेगा। ये आपको मिला वो टाइम जब पहले पार्टिकल ने मीन पोजीशन पे पहुंच गया। अब दूसरा पार्टिकल कब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, उसी तरह से इसके बदले 0 लिखेंगे, है ना, तो इसके बदले 0 आएगा, दिस इज a cos ओमेगा t प्लस π/3। तो 0 के ये 0/a 0 हुआ, फिर से हम लिखेंगे cos π/2, फिर जब आप कंपेयर करेंगे सिमिलरली बराबर π/2 किसके बराबर आएगा बच्चों, इट इज ओमेगा t प्लस π/3। सो अब इसको इधर ले जाएंगे, π/2 माइनस π/3 दैट इज सिंपली ओमेगा t। तो यहां से t निकलेगा, 3π माइनस 2π हुआ पाई, सो π/6 यानी π/6 ओमेगा आया t का वैल्यू। सो दिस इज द टाइम जब पहले वाले पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया, एंड दिस इज द टाइम जब दूसरा वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया। अब टाइम डिफरेंस कितना होगा, बस इनको सिंपली सबट्रैक्ट करना है। सो डेल्टा टी टाइम डिफरेंस जो बच्चों होगा इनको माइनस करना है, सो π/3 ओमेगा माइनस π/6 ओमेगा, सो π/3 ओमेगा माइनस π/6 ओमेगा,
तो बच्चों यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बनेगा 2/6 ओमेगा। सो 2 पाई माइनस पाई यानी π/6 ओमेगा आपका आंसर आएगा। सो π/6 ओमेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। दिस इज द टाइम गैप जब ये दो पार्टिकल्स मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ट्रैवलिंग विद द रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री, जब एक वेव जा रही है, जब रिजिड बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होती है तो फेज शिफ्ट कितना होता है? ऑब्वियसली पाई रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। एन आइडियल गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी। आइडियल गैस है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा वी, अब इस आइडियल गैस का वॉल्यूम हमने डेल्टा वी इंक्रीज किया, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है डेल्टा टी, प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। द क्वांटिटी दिस वर्सेस टेम, हमें बताना है ये क्वांटिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए बच्चों ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं पीवी होता है बराबर एनआरटी, है ना। तो चूंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है डेल्टा वी टेम्परेचर डेल्टा टी, तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है। सो कहने से पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। यस सर, हम तो देखो अप्रोच हम कर रहे हैं, मुझे ये टर्म चाहिए डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। सो डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी मुझे ये टर्म चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये वाली टर्म जब हम देखेंगे, सो कहने सिंपली से पी डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या पी को हम शिफ्ट कर सकते हैं। सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो हमारा आएगा दैट इज सिंपली एन आर बाई पी, है ना। देखो हम अप्रोच कर रहे हैं लेकिन मुझे क्या चाहिए? डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? वी। तो मैं इस वी से, उसी वी से यहां से भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहां से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज को क्वेश्चन में नाम दिया गया है डेल्टा। सो डेल्टा किसके बराबर आएगा? एन आर डिवाइड बाई पी। वी खुद किसके बराबर होता है? एन आर टी के बराबर होता है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? यस, यानी ये टर्म डेल्टा जो है इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। सो हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन। 22, ए यूनिफॉर्म स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेचड लेंथ इज एल। आपके पास बच्चों एक स्प्रिंग है जिसकी अनस्ट्रेचड लेंथ यानी टोटल लेंथ इसकी एल बताई गई, हैज फोर्स कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट इसका के है। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ अनस्ट्रेचड लेंथ L1 एंड L2। हम क्या करते हैं? सिंपली स्प्रिंग के दो हिस्से करते हैं। एक हिस्से की लेंथ मान लो L1 है, दूसरे हिस्से की लेंथ मान लो L2 है, राइट। और क्वेश्चन में मेंशन है कि L1 जो है इट इज n L2 के बराबर, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 जो है ये n टाइम्स L2 के बराबर है। चल, नाउ द मास m इज मेड टू ऑसिलेट विद द फर्स्ट स्प्रिंग। अब ये वाला स्प्रिंग जो इसके साथ हम मास को ये अटैच कर रहे हैं, हमें बताना टाइम पीरियड क्या होगा। यानी लेकिन सबसे पहले बच्चों आपको ये बात पता होना चाहिए, जब हम स्प्रिंग को दो हिस्से करते हैं ना, जब हम दो हिस्से करते हैं, अच्छा पहले हम यहां पे आते हैं। आप मुझे बता सकते हैं टोटल लेंथ अगर L है वो है ना L1 प्लस L2 के बराबर। यस सर। सो L आएगा, L1 खुद दिया गया n L2 के बराबर, यानी n L2 प्लस L2, यानी टोटल लेंथ जो है इट इज n प्लस 1 इंटू L2 के बराबर। फिलहाल ये चीज मैंने एक रिलेशन निकाली, L और L2 का रिलेशन। अब सीधी सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम स्प्रिंग को हिस्से करते हैं तो ये वाले हिस्से का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 जिसको मैं नाम दे रहा हूं, वो होता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है? L डिवाइड बाई इस हिस्से की लेंथ यानी L1 मल्टीप्लाइड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट K। अगर आप इस वाले हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे टोटल लेंथ डिवाइड बाई इस हिस्से की लेंथ मल्टीप्लाइड बाई टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो K था। अब देखो ये वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको मिल गया। अब इसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अटैच करेंगे उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा बच्चों? 2.√m/k, यानी 2.√m/k के बदले ये लिखेंगे, यानी LK/L1। L1 फिर ऊपर चला जाएगा, है ना, L1 नीचे क्या आएगा बच्चों? LK के बराबर। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना L कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें L को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो मुझे L और L2 का रिलेशन पता है, सो L को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ L2, बट L1 को भी हम इन टर्म्स ऑफ L2 लिख सकते हैं। तो बस क्वेश्चन हो गया खत्म। इट इज 2.√m इंटू L1 के बदले आएगा बच्चों n L2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ के बदले आएगा n प्लस 1 इंटू L2 मल्टीप्लाई बाई K। अब देखो L2 हो गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन? 2.√mn डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू K। सो 2.√mn डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू K। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कुछ नहीं करना है, हमें L को एलिमिनेट करना है। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 23, एन ऑर्गन पाइप ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। आपके पास एक ऑर्गन पाइप है, वो हैव एन ऑर्गन पाइप
आपके पास एक पाइप है, ऑर्गन पाइप है, जो कि दोनों एंड से ओपन है, प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन वाइब्रेटेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, यानी एंड इन इट इज फंडामेंटल मोड, यानी इस पाइप की जो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है जो कि V/2L के बराबर होती है ना, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो प्रोड्यूस करती है 5 बीट जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं 20 हर्ट्ज के साथ। मान लो मैं यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मैं उसको वाइब्रेट कर रहा हूं एक ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, और बीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो 5 हो रही है, बीट्स 5 प्रोड्यूस हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी जब आप किसी अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करवाओगे तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रही है। तो आप मुझे बता फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है, ये वाली एफ हो सकता है 200 + 5 यानी 205 अगर आपने बीट्स का फिनोमेना पढ़ा है, या होगा 200 - 5 यानी 195, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है या तो ये तो 205 होगी या तो 195 होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यही एफ ही निकालना है, हमें यही निकालना है। तो फिलहाल 2 ऑप्शन तो खत्म हुए, ये और ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो आपका आंसर या तो 205 है या तो 195 है। अब क्वेश्चन पढ़ लो, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सेम पाइप, अब इसी पाइप का सेकंड हार्मोनिक, तो हम जानते हैं सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है 2V/2L, है ना, क्योंकि ओपन पाइप है। फर्स्ट हार्मोनिक मींस फर्स्ट मोड, सेकंड हार्मोनिक मींस सेकंड मोड। सो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी है जो कि 2F के बराबर होगा ना, 2V/2L यानी 2F, उसकी फ्रीक्वेंसी 2F है, वो प्रोड्यूस करती है 10 बीट्स बराबर, जैसे यहां 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई, यहां 10 बीट्स प्रोड्यूस हुई, विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। अगर आप ट्यूनिंग अब की बार अगर आप 420 हर्ट्ज लाओगे, यानी इस पाइप के सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है 10 बीट्स एक अननोन फ्रीक्वेंसी 420 के साथ। तो बच्चों बताओ ये कितना फिर हो सकता है, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, क्योंकि 10 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हो सकती है या 420 + 10, 420 + 10 हुआ 430, या तो अननोन फ्रीक्वेंसी हो सकती है 420 - 10 यानी 410। ठीक है, यानी 2F या तो ये होगा, 2F या तो ये होगा। तो बच्चों अगर यहां से F निकालेंगे तो बताओ F कितना आएगा, 2F है 430 के बराबर, तो F होगा 215 के बराबर। अच्छा, यहां 2F अगर 410 के बराबर होगा तो F किसके बराबर होगा, वो होगा 205 के बराबर। तो बच्चों ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो यही हमारा यानी जो 2 ऑप्शन हमारी बची थी, आंसर जो है वो 205 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है, दैट इज करेक्ट आंसर। सो दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई मेथड्स है, बट मुझे ये कन्वीनियंट मेथड लग रहा है। पाइप के फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ 5 बीट्स प्रोड्यूस कर सकती है, यानी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो या तो होगी 205 या तो 195। अब इसके सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी जो कि 2F होगा, है ना, डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट बीट, जो 2F होगा वो इस अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ 10 बीट्स प्रोड्यूस कर रही है, यानी ये 2F या तो होगा 420 + 10 या तो 420 - 10। सो अननोन फ्रीक्वेंसी 2F या तो ये होगा या तो ये होगा। यहां से F निकालो, 205 आ रहा है, तो यहां पे भी 205 आ रहा था, तो 205 वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। नाउ 41 forks are so arranged that each produce 5 beats per second when sounded with the nearer fork। आपके पास टोटल 41 forks है, बहुत सारे ट्यूनिंग forks है 41। अब क्वेश्चन कह रहा है कि so that each produces 5 beats per second when sounded with its nearer fork, यानी जब आप एक fork को दूसरे fork के साथ वाइब्रेट करेंगे 5 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे, इसका मतलब इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 5 होगा। तो यानी फोक्स के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 5। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉक इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉक, लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉक फ्रीक्वेंसी है डबल, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। यानी पहले फॉक की फ्रीक्वेंसी अगर आप बच्चों F रखोगे तो दूसरे की रखनी पड़ेगी F + 5, तीसरे की रखनी पड़ेगी F + 10, बिकॉज 2 नियरेस्ट फॉक्स बजाओ डिफरेंस 5 आ रहा है, इन 2 को साथ साथ बजाओ तो डिफरेंस 5 आ रहा है। क्वेश्चन में ये मेंशन है, 5 बीट्स प्रोड्यूस होने का मतलब ही है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है 5 2 नियरेस्ट फॉक्स के बीच में। अब लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी है डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉक, ये क्वेश्चन में मेंशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉक इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉक। हमें क्वेश्चन पूछ रहा फर्स्ट फॉक और लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो टोटल 41 फॉक्स है, तो आपको नहीं लगता कि ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो n टर्म जो होती है, जो n टर्म होती है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × d AP के लिए। ठीक है, तो मैं अब ऐसे लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉक यानी nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म F प्लस n - 1 × d, है ना, n ये AP का AP की n टर्म में निकालो, n - 1 × d। n कितनी है 41 फॉक्स है, तो n टर्म्स है 41 टर्म्स है,
-1 इंटू डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो बस हो गया सवाल खत्म। तो लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी बताई गई है 2 टाइम्स द फर्स्ट फॉक फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज f प्लस 40 इंटू 5। तो बच्चों हो गया 2 टाइम्स ये फर्स्ट फॉक फ्रीक्वेंसी f, सो 2f माइनस f हुआ f, तो f आएगा 200 के बराबर। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉक 200, और लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी इसका डबल होगा। वी नो दैट लास्ट फॉक फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स द फर्स्ट फॉक फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट फॉक की फ्रीक्वेंसी जो हमारी आएगी दैट इज 2 टाइम्स 200 यानी 400 के बराबर, यानी 200 and 400 इज द करेक्ट आंसर। 25 फॉलोइंग इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव दी गई है, हमें मैच करना है। तो स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड किसके बराबर होती है बच्चों? स्पीड हम जानते हैं स्पीड होता है ओमेगा बाई के, या स्पीड होता है टाइम का कोएफिशिएंट बाई पोजीशन का कोएफिशिएंट। व्हाट इज द टाइम का कोएफिशिएंट? 10। व्हाट इज द पोजीशन का कोएफिशिएंट? 5। 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2, यानी स्पीड 2 है। सो स्पीड 2 है, तो स्पीड 2 है, तो यानी ए का आएगा थर्ड, ए का आएगा थर्ड। तो मुझे नहीं लगता बाकी चेक करने की जरूरत है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का थर्ड है। अब बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा है बेसिकली 2 पाई एफ। सो ओमेगा होता है ये चीज ओमेगा होता है, सो ओमेगा 2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी 10, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी 10 आएगी सीधे। अब देख लो बी के साथ फर्स्ट। सर वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं के कितना दिया है 2 पाई 5, के है 2 पाई 5 के बराबर। के नहीं इतना ही है, पूरा ध्यान रखना। ओमेगा इतना ही नहीं है, ओमेगा है 2 पाई एफ और 2 पाई 5 है आपका के खुद होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सो 2 पाई बाय लैम्डा इज 2 पाई इंटू 5, 2 पाई गया, लैम्डा का वैल्यू आएगा 1 बाई 5 के बराबर। ठीक है, 1 बाई 5 के बराबर, तो लैम्डा का वैल्यू 1 बाई 5, सो दैट इज सिंपली 0.2। सो सी का आएगा फोर्थ। सो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड का फिर डायरेक्टली ए ओमेगा होता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, तो सेकंड आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। During the adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to cube of the absolute temperature. Pressure is found to be directly proportional to cube of the temperature. ये क्वेश्चन है, यानी प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, यानी प्रेशर जो है इट इज के ट्यूब के बराबर, के इंटू टी क्यूब के बराबर आप रख सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गामा निकालना, सीपी बाई सीवी निकालना। तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें P इंटू टी रेज पावर गामा बाई 1 माइनस गामा कॉन्स्टेंट होता है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो P के बदले बच्चों K इंटू टी क्यूब लिख लो, K इंटू टी क्यूब इंटू टी रेज पावर गामा बाई 1 माइनस गामा आपका कॉन्स्टेंट आया। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ बेस आर सेम पावर से एडिट, यानी 3 प्लस गामा बाई 1 माइनस गामा जो आएगा दैट इज सिंपली 0, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे टेम्परेचर वेरिएबल है। सो टी रेज टी का पावर यहाँ पे 0 है, बिकॉज ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप टी रेज पावर 0 लिख सकते हैं। सो जब आप पावर्स कंपेयर कर लेंगे तो बच्चों ये वाली चीज जो है वो 0 के बराबर आएगी। सो दैट इज सिंपली 3 माइनस 3 गामा प्लस गामा इक्वल टू 0। सो 3 माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0। सो 3 इज इक्वल टू 2 गामा, तो गामा का वैल्यू जो बच्चों आएगा दैट इज 3/2। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था गामा का वैल्यू क्या है। सो गामा का वैल्यू आएगा 3/2, सीपी बाई सीवी इज 3/2। देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। आपके पास एक ट्यूब है जो एक एंड से ओपन है, दूसरे एंड से क्लोज है। दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स दिए गए, हम जानते हैं, हमें बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप लोगों को ये पढ़ा हुआ होना चाहिए कि दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है वो v/2l के बराबर होता है, यानी v/2l इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स। दो नियरेस्ट हार्मोनिक्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है, ओपन पाइप हो क्लोज्ड पाइप हो, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दो नियरेस्ट मोड्स के बीच में होता है v/2l, एंड दैट इज सिंपली गिवन एज 216 माइनस 220। तो बच्चों v/2l का वैल्यू जो आपका आया दैट इज 40। अगर यहाँ पे v/l का वैल्यू आप निकालेंगे वो 80 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? v/4l, आपने पढ़ा हुआ होगा। क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/l का वैल्यू बच्चों 80 पुट करेंगे, सो 80/4 दैट इज सिंपली 20, यानी 20 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच इन द फॉलोइंग इंडिकेटेड डायग्राम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। हमें बताना नेट वर्क डन क्या होगा। सीधी सी बात है, पीवी ग्राफ है, क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेगेटिव। सो इस वाले का वर्क आएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है इसका वर्क आएगा नेगेटिव,
इसका ज़्यादा वर्क होगा, उसका कम वर्क होगा, तो ज़्यादा असर नेगेटिव का ही होगा। सो नेगेटिव माइनस स्मॉल पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो आंसर जो है नेट जो आएगा दैट इज नेगेटिव। Now question number 29. One end of a spring of force constant K is fixed to the vertical wall and other end to a body of mass M resting on a smooth horizontal surface. क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग का एक एंड वॉल के साथ कनेक्टेड है और स्प्रिंग के दूसरे साइड से एक मास अटैच है। देयर इज एन अनदर वॉल एट ए डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम द बॉडी। आपके पास ये बॉडी के बाद x नॉट की दूरी पे और एक दीवार है, यहाँ पे एक वॉल है। द स्प्रिंग इज देन कंप्रेस्ड बाय x नॉट। हम इस स्प्रिंग को पीछे ले रहे हैं, कितनी दूरी पे, 3x नॉट की दूरी पे ले रहे हैं, ठीक है। एंड रिलीज द टाइम टेकन टू स्ट्राइक द वॉल फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ रिलीज। क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसको पीछे ले रहे हैं 3x नॉट पे, फिर छोड़ रहे हैं। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से यहां तक वॉल तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3x नॉट। सो एक्सट्रीम पोजीशन से ये समझो मीन पोजीशन बन जाएगी। जब हम इसको छोड़ेंगे, इस ब्लॉक को पहले 3x नॉट पे लेंगे, फिर छोड़ेंगे, यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा वो t/4 लगेगा, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन, एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम। अब ये टाइम हम कैसे निकालेंगे, ये रेस्ट्रिक्ट हो गई ये ऑसिलेशन, है ना। इसको जब हमने 3x नॉट पे लिया, इसको यहां से 3x नॉट पे जाना था, लेकिन ये बेचारा x नॉट पे ही आके रुकेगा बिकॉज आगे दीवार है, तो रेस्ट्रिक्टेड ऑसिलेशन होगी। ये बराबर ऐसा ही सवाल हमने अभी वहां पे किया था, एंगुलर एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन। तो हम यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकालें, इसके लिए बस बेटा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो इक्वेशन आपकी आएगी x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, सिंपली x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो बच्चों यहां से यहां तक मैं डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डालूंगा x नॉट। एम्पलीट्यूड यही है 3x नॉट के बराबर, एम्पलीट्यूड है 3x नॉट, इट इज साइन ओमेगा टी। यानी जब मैंने x का वैल्यू पुट कर लिया, मुझे टाइम मिलेगा, यानी यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, बस मुझे वो निकालना। तो बच्चों ये बनेगा x नॉट कैंसिल होगा, ये 1/3 आएगा, फिर साइन इधर जाएगा, ये बनेगा 1/3, साइन इधर जाके साइन इनवर्स बन गया, सो दैट इज ओमेगा टी। साइन इनवर्स 1/3 आपको π/9 दिया गया है, सो इट इज π/9। ओमेगा के बदले बच्चों हम डालेंगे 2π/T, सो 2π/T इंटू टी। पाई आपका गया, ये बनेगा 2/18, यानी टाइम जो लगा वो लगा t/18। अब यहां से यहां तक t/4 लगा, वहां से फिर वॉल तक t/18 लगा, सो टोटल टाइम जो आपको लग गया दैट इज t/4 प्लस t/18 के बराबर। सो टोटल टाइम आएगा 18t प्लस 4t हुआ 22t डिवाइड बाई 4 इंटू 18, राइट। सो 2 2 4 2 11, यानी ये बन गया 11t/36। अब बस हो गया सवाल, बस यही हमें निकालना था टाइम, बट आंसर है इन टर्म्स ऑफ m/k। तो t के बदले हम लिख सकते हैं 2π√m/k, यानी आंसर आएगा 11/36 और ये आएगा 2π√m/k, सो 2π√m/k। तो बच्चों 2 1 2 18 यानी 11/18 π√m/k, 11/18 π√m/k इज द टाइम टेकन। तो ये किस्म की रेस्ट्रिक्टेड ऑसिलेशन होती है। एक बात हमेशा याद रखना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक्सट्रीम से यहाँ तक तो t/4 टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ ही तक कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट करते हैं, आपको टाइम का वैल्यू मिल जाता है, फिर आप टोटल टाइम निकाल सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। An ideal gas जिसका गामा दिया is expanded adiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce its root mean square velocity of the molecules? हाँ, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि गैस को हम कितना एक्सपेंड होने देंगे, इसका वॉल्यूम कितना एक्सपेंड होगा ताकि इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है ना। अब पहले अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मान लो v1 है, सो v1/v2 आएगा रूट ऑफ t1/t2 के बराबर। अगर पहले वेलोसिटी है v, तो अब की बार होगी v/2 बिकॉज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाफ हो रही। सो पहली बार अगर टेम्परेचर है आपका बच्चों t1, दूसरी बार का टेम्परेचर है t2, तो v गया 2 पर जाएगा और रूट इधर जाएगा, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, यानी t1/t2 आया 4 के बराबर। सर आप टेम्परेचर्स का रेशो क्यों निकाल रहे, क्योंकि मुझे पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में टी/v रेज पावर गामा-1 बच्चों कांस्टेंट होता है ना। सो अब देख लीजिए, मैं लिखूंगा t1 v1 रेज पावर गामा-1, इट इज t2 v2 रेज पावर गामा-1। क्योंकि हमें वॉल्यूम, देखो मैंने टेम्परेचर्स की रिलेशन निकाली, मुझे अब वॉल्यूम्स की रिलेशन चाहिए, यानी हमने इसको कितना एक्सपेंड होने दिया, वॉल्यूम कितना हो गया। तो दैट मीन्स t1/t2 अगर हम इधर लाएंगे, सो दिस इज t1/t2, ये बच्चों आएगा v2/v1 रेज पावर गामा-1। सो व्हाट इज t1/t2, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 4, इट इज v2/v1। हम जानते हैं गामा दिया है 1.5, सो 1.5 माइनस 1 हुआ 0.5, 0.5 हुआ 1/2 के बराबर। ये रूट है, रूट इधर जाके स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर हुआ 16,
सो V2/V1, यानी V2 जो आया वो आया 16 टाइम्स V1, यानी हमने इसको कितना एक्सपेंड होने दिया, 16 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। क्वेश्चन यही था, हम गैस को कितना एक्सपेंड होने देंगे ताकि इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हाफ हो जाए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 टाइम्स। 31, a gas expands in a piston cylinder device from volume V1 to V2, गैस एक्सपेंड हो रहा है V1 वॉल्यूम से V2 से। देखो प्रेशर दिया गया है, हमें निकालना है वर्क डन, तो हम जानते हैं सिंपली वर्क डन जो है बच्चों इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है ना। सो P दिया गया है, P के बदले है A/V प्लस B, बस इसको इंटीग्रेशन करना, यू विल गेट द आंसर। वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, तो बच्चों वर्क जो आएगा A कॉन्स्टेंट है, 1/V का इंटीग्रेशन ln V हो गया, लिमिट जाएगा V1 से V2 प्लस B तो कांस्टेंट है, सो B की इंटीग्रेशन आएगी BV, है ना, DV की इंटीग्रेशन V आएगी, लिमिट फ्रॉम V1 टू V2। सो बच्चों वर्क डन जो आएगा इट इज A, ये आएगा ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1, दिस इज B, V2 माइनस V1 के बराबर। तो बच्चों ये बनेगा A ln A माइनस ln B होता है ln A/B ln V2/V1 प्लस आएगा बच्चों B इंटू V2 माइनस V1, सो दिस इज द वर्क डन। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सीधे इस सवाल का जवाब है, A ln V2/V1 प्लस B V2 माइनस V1। 32, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेन द सेम गैस। आपके पास 2 कंटेनर्स है मान लो, ठीक है, इनमें सेम गैस है, इसका प्रेशर है P1, इधर का प्रेशर है P2, ठीक, टेम्परेचर है इधर का T1, इस गैस का टेम्परेचर है T2, ओके, वॉल्यूम लेकिन सेम है, यानी इसका भी वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम इनको ऑन ज्वाइनिंग द वेसल्स द गैस रीचेज ए कॉमन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो फ्लो हो जाएगा। तो अब दोनों का कोई कॉमन टेम्परेचर बन रहा है, कॉमन टेम्परेचर T है और कॉमन प्रेशर P है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि P/T रेशियो क्या होगा, वी हैव टू फाइंड P/T। तो देखिए हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका कंजर्वेशन हम लेंगे। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे इसमें कितने मोल्स हैं, हम जानते हैं PV होता है बराबर nRT, सो इसमें कितने मोल्स होंगे, N1 किसके बराबर होगा बच्चों, P1V बिकॉज वॉल्यूम V है डिवाइड बाय RT1, ये होंगे इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से इस गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दैट इज P2V डिवाइड बाय RT2, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब हमने इनको कंबाइन किया तो टोटल वॉल्यूम 2V हो गया, सो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, सो N जो आपका आएगा इट इज N1 प्लस N2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम कंजर्व करा रहे हैं, सो N इक्वल टू N1 प्लस N2 के बराबर। अब आप ही बताइए व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला अब हम कंबाइंड गैस के लिए लिख सकते हैं, तो बनेगा P, है ना, P वॉल्यूम इसका बच्चों 2V आया डिवाइड बाई R कॉमन टेम्परेचर T है, इट इज कॉमन प्रेशर P, इट इज कॉमन टेम्परेचर T। अब बताओ पहले में कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, P1V डिवाइड बाई RT1, दूसरे में कितने मोल्स थे, P2V डिवाइड बाई RT2, ठीक है। तो बच्चों V कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, सो इट इज 2P/T, आपका आया P1/T1 प्लस P2/T2 के बराबर, ठीक है। तो हमें P/T रेशियो निकालना था, तो 2 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, सो इट इज P1/2T1 प्लस P2/2T2, सो ये हमने P और T का रेशियो निकाला। ऑप्शन नंबर 4 तो जो है दैट इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द फिगर विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द गिवन वेव फंक्शन। हमें बताना है कि ये वेव फंक्शन जो है ये कौन सा वाला SHM है, ये कौन सी वाली वेव, हमें बताना है इसकी क्या ये इक्वेशन इस वेव की है, इस वेव की है, कि दोनों में से किसी की भी नहीं है, या ये ग्राफ्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बोथ ग्राफ्स आर पॉसिबल, या दोनों के लिए है, ये दोनों ग्राफ्स पॉसिबल है इस इक्वेशन के लिए, या दोनों में से किसी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो चूंकि ये ग्राफ जो है ये t=0 पे बताया गया है, ये दोनों ग्राफ्स t=0 पे है, तो मैं सबसे पहले देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 2√3, इस ग्राफ का भी एम्पलीट्यूड 2√3 है, तो एम्पलीट्यूड फिलहाल सही है, एम्पलीट्यूड 2√3 है। अब हम देखेंगे इसका स्टार्टिंग पोजीशन जो है दैट इज √3, इसका पोजीशन भी √3 है, देखेंगे क्या √3 है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर तो ये दोनों में कोई नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन यानी हम क्या करेंगे, t=0 तो है ही, हम लिखेंगे t=0 पे x=0 वाला पार्टिकल कहाँ है, यानी हम x भी 0 पुट करेंगे, t भी 0 पुट करेंगे, हम देखेंगे y क्या आएगा, तो y बच्चों आएगा 2√3, इट इज साइन ऑफ ये भी 0 बनेगा π/6, है ना, साइन ऑफ π/6 के बराबर। तो ये बच्चों आएगा 2√3, साइन 30 1/2 हुआ, 2 का आंसर आया √3,
यानी t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो है वो √3 पे है, यानी स्टार्टिंग लोकेशन √3 भी सही है। इसका मतलब है कि ये दोनों फिलहाल सही है। अब क्या ये वाला ग्राफ सही है कि ये वाला, इसके लिए हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। अगर हम देखेंगे इधर स्लोप है ना पॉजिटिव, इधर स्लोप है नेगेटिव, यानी मैं इस इक्वेशन का स्लोप निकालूंगा। अगर पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो ये वाला ग्राफ है। तो स्लोप हम बच्चों कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे dy/dx, ठीक है, dy/dx, बिकॉज इट इज y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये x है, t का वैल्यू 0 है, इट इज अ फोटोग्राफ ऑफ ए वेव एक्चुअली एट t इज इक्वल टू 0। सो dy/dx अगर हम करेंगे इट इज सिंपली इट इज 2√3 साइन पाई, सॉरी साइन की डिफरेंशिएशन cos हो जाएगी, इट इज cos पाई x माइनस 2t प्लस 1/x, ठीक है। और इंटरनल डिफरेंशिएशन x की जो आएगी वो पाई आएगी, है ना, पाई हर एक के साथ है तो पाई, लेकिन वैसे मुझे उसकी वैसे भी जरूरत ही नहीं है। अब x का वैल्यू 0 डालेंगे, t इज इक्वल टू 0, t तो 0 है ही, x इक्वल टू 0 पे मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, ये बनेगा बच्चों पाई 2√3 cos ऑफ π/6। व्हाट इज cos π/6? cos 180/6, cos 30 इज √3/2, यानी पॉजिटिव, यानी स्लोप इज पॉजिटिव, यानी पहला ही वाला ऑप्शन सही आएगा। ये जो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब स्लोप जो है बच्चों वो पॉजिटिव आ गया, राइट। नाउ 34 इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, आपके पास वेव इक्वेशन दी गई है ये, ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा तो फेज शिफ्ट पाई होगा, ये तो कंफर्म है। फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/3 टाइम्स, एम्पलीट्यूड बन जाता है 2/3 टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव, यानी रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2/3 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है 0.6, तो 3 1 3 0.2 यानी 0.4, यानी रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड 0.4 होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये ऑप्शन तो गया। अब देखिए अगर इंसिडेंट वेव है t माइनस x/2 तो रिफ्लेक्टेड वेव होगी t प्लस x/2, अगर आपने वेव्स पढ़ा है तो रिफ्लेक्टेड वेव होगी t प्लस x/2, यानी ये वाला ऑप्शन भी गया। अगर इंसिडेंट वेव है t माइनस x/2, रिफ्लेक्टेड वेव होगी t प्लस x/2। अब फिलहाल ये दो ऑप्शंस हैं, अब सिर्फ देखना है यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड वेव जो हमारी आएगी उसका एम्पलीट्यूड होगा बच्चों 0.4, और साथ में सेम यही चलेगा, साथ में चलेगा 2π, है ना। अगर हम 2π को अंदर भी ले जाएंगे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, 2πt माइनस 2π/2 इंटू एक्स प्लस आएगा फेज शिफ्ट पाई, आएगा ना, फेज शिफ्ट पाई आएगा, बिकॉज डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा। सो व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा माइनस 0.4 साइन इट इज 2πt माइनस 2π/2 इंटू एक्स, ठीक है। तो वापस अगर आप 2π बाहर निकालेंगे आंसर आएगा माइनस 0.4 साइन 2π t माइनस x/2। सो दिस विल बी योर आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आएगा, बिकॉज फेज शिफ्ट हुआ। एसर्शन रीजन इन एसएचएम वेलोसिटी एंड एक्स ग्राफ इज एलिप्स, हम जानते हैं वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ जो है वो एलिप्स होता है, और इसके लिए आपको ये बात पता भी होगी, वी इक्वेशन जो एलिप्स की है v²/vmax² प्लस x²/a² इक्वल टू 1। एसएचएम में ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। अब रीजन बता रहा है कि ये, हाँ सीधी सी बात है, हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। v²/vmax होता है ना a ओमेगा, यानी a² ओमेगा स्क्वायर प्लस x²/a² दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन, ये रिलेशन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एसएचएम में। तो a² कॉमन आके इधर आएगा, सो v²/ओमेगा² प्लस x² इज इक्वल टू 1। हाँ यही तो है, ये जो आपको बताया गया है यही तो है। सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एलिप्स है, ये सही है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन जो है बच्चों वो इसके बराबर है। सो ये दोनों सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 36 आपको अब मैच कराना है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज सिंपली 3RT/m, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1/3 nmv², एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस दैट इज 5/2 RT। सो कौन सा ऑप्शन है, ए का सेकंड है, यानी ए का सेकंड है, ये दोनों हो सकते हैं, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है। सो ये तो हो गया खत्म, बी का फर्स्ट है, तो ये आप पाएंगे, आपके सवाल का आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट द आंसर क्वेश्चन।
इफ द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 2%, अगर आप लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं बाय 2%, हाउ मेनी सेकंड्स इट विल लूज पर डे, ये कितना टाइम लूज करेगा ये पेंडुलम। अगर आपने पढ़ा होगा क्लॉक लूजिंग द टाइम, क्लॉक गेनिंग द टाइम, ठीक है, तो उस टाइम पे हम जानते हैं परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो होता है इट इज हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, राइट। सो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो होगा, लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, 2%, यानी 1/2 इंटू 2%, ठीक है। सो टाइम पीरियड में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो 1% आएगा, यानी अगर लेंथ में जो परसेंटेज चेंज है वो आपका 2% है, तो टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज आएगा 1%। सो 1% ऑफ द टोटल सेकंड्स विल बी लॉस्ट पर डे, ठीक है, यानी 1% ऑफ दिन में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स होते हैं। सो इसका 1% लॉस्ट करेगी ये घड़ी, ये सेकंड्स पेंडुलम, यानी इसका 1% होगा 1% ऑफ 86400। सो 1% मीन्स 1/100 इंटू 86400, तो 0 गए, यानी 864 सेकंड जो है दैट विल बी लॉस्ट पर डे, ठीक है। ये क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, क्लॉक लूजिंग द टाइम, क्लॉक गेनिंग द टाइम, आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी टाइम्स मोर इंटेंस इज 60 dB देन 30 dB, यानी 60 dB का साउंड 30 dB साउंड से कितना ज्यादा इंटेंस है। तो हम जानते हैं कि dB वाला कन्वर्जन जो है बीटा जो होता है दैट इज 10 log ऑफ 10I/I0, है ना। अगर आपको इंटेंसिटी आई इसको dB में कन्वर्ट करना है, अगर इंटेंसिटी है ना 20 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो आई के बदले 20 डालना है, वो dB में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कितना dB पहली बार साउंड दिया है, 60 dB, तो मैं लिखूंगा इट इज 10 log ऑफ I/I0। सो 0 यहां पे, या सिंपली चलो फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। सो 60 इज इक्वल टू 10 log ऑफ I/I0। तो मान लो पहले इंटेंसिटी I1 जिसका कॉरस्पॉन्डिंग dBs में आंसर है, dBs में वैल्यू है 60, अगर इंटेंसिटी I1 इसका कॉरस्पॉन्डिंग dBs में वैल्यू है 60। इसी तरह से अगर इंटेंसिटी होगी I0 तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है dBs में, 30, सो 30 आएगा 10 log ऑफ I2/I0, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें सिंपली I1/I2 निकालना है, यानी I1 कितना इंटेंस है देन I2 से। सो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ना, हमें हाथ कुछ नहीं आएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वी कैन गेट I1/I2। कैसे समझ आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, इट इज 60 - 30, 10 बच्चों कॉमन आएगा, अंदर बचेगा log 10 I1/I0 माइनस log 10 I2/I0, है ना। तो ये बच्चों आया 30 इज इक्वल टू 10। आपको नहीं लगता log a माइनस log b होगा log a/b, ये बनेगा log दिस बाई दिस। जब आप दिस बाई दिस करोगे I0 कटेगा, ये बनेगा I1/I2। सो log a माइनस log b। सो बस I1/I2 ही हमें निकालना था। 0 बच्चा चला जाएगा, log जब इधर जाएगा ये बनेगा बेस रेज पावर 3, log जब इधर जाएगा ये बनेगा 10 रेज पावर 3, सो 10 रेज पावर 3। सो व्हाट इज I1/I2, 10 रेज पावर 3, यानी I1 इज 10 रेज पावर 3 टाइम्स, यानी 1000 टाइम्स इंटेंस देन I2। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। So this is how we can solve these types of questions. A simple pendulum of frequency f falls under gravity. Its frequency of oscillation is, एक simple pendulum है उसका free fall हो रहा है, हमें बताना frequency कितनी है। तो हम simply जानते हैं time period जो हमारा होता है that is 2.√L/G - A, है ना, जब पेंडुलम नीचे आ रहा हो। अब चूंकि फ्री फॉल हो रहा है तो आएगा G - G। व्हाट इज G - G, दैट इज 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इनफाइनाइट, यानी टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी होता है 1/t के बराबर, यानी 1/∞ आपका 0 आए, यानी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। अगर आपके पास फ्रीली फॉलिंग पेंडुलम होगा, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, सो फ्रीक्वेंसी बिकम 0। 40 two SHM particles P1 and P2 start from +a/2 and -√3a/2। आपके पास दो ऑसिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं P1 और P2। एक ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है +a/2 से, दूसरी ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही है -√3a/2 से, ठीक है। सो ये वाला मान लो +a पोजिशन, ये -a पोजिशन, ये मीन पोजिशन है आपका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ इन नेगेटिव डायरेक्शंस, यानी ये दोनों, ये भी इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जा रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, यानी ये कब कोलाइड करेंगे, ये इधर जाएगा, ये वापस आएगा, कहीं ना कहीं तो ये कोलाइड करेंगे। किस टाइम पे कोलाइड करेंगे, इसके लिए हम फेजर सर्कल का सहारा लेंगे। तो सिंपली बच्चों हम पहले फेजर सर्कल बना रहे हैं। मान लो ये मैंने एक फेजर सर्कल बनाया, तो फेजर सर्कल में हम दो डायमीटर्स डालेंगे। ये मान लो एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर। ये वाला ऑसिलेशन है a/2 पे, ये समझो मीन पोजीशन है, इट इज +a पोजीशन, दिस इज -a पोजीशन।
तो हम यहाँ पे जाते हैं कहाँ पे, प्लस a/2 पे, a/2 पे जाते हैं। अब देखिए या तो डॉट ऊपर बनाते हैं या तो नीचे, अगर अपने फेजर्स पढ़े हैं, क्योंकि ऑसिलेशन कहाँ की ओर स्टार्ट है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो डॉट ऊपर नहीं नीचे, यहाँ पे डॉट बनेगा, यहाँ डॉट बनेगा, ठीक है, बिकॉज ऑसिलेशन लेफ्ट की ओर है। अब इस डॉट से हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओरिजिन से जाती है, जो इस मीन पोजीशन से जाती है। उसके बाद तरीका क्या होता है, उसके बाद तरीका होता है ये वाला एंगल निकालना पहले, ठीक है, उसके बाद तरीका है आपका ये एंगल निकालना। असल में तरीका ये है कि हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, उसके लिए नेसेसरली मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। सो ये वाला एंगल अगर होगा cos थीटा, cos थीटा होगा बच्चों बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है a/2, हाइपोटेन्यूज है a गया, cos थीटा आया 1/2, यानी थीटा आया 60 डिग्री के बराबर, यानी ये वाला एंगल आपका 60 आ गया। चलो ठीक, अब दूसरी वाली ऑसिलेशन कहाँ पे है, √3/a/2 पे है, माइनस रूट, माइनस तो इधर होगा, इधर से प्लस, इधर से माइनस, यानी यहाँ √3a/2 पे। अच्छा ये वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, लेफ्ट, तो डॉट कहाँ बनाएंगे बच्चों, डॉट ऊपर नहीं नीचे, जब भी ऑसिलेशन लेफ्ट की ओर स्टार्ट हो तो डॉट नीचे बनता है इस वाले सेमी सर्कल में, तो डॉट यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लाइन पास कराएंगे बराबर वैसे ही जो ओरिजिन से जाएगी। तो उसके लिए असल में मुझे ये वाला एंगल चाहिए होता है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ये चाहिए होता है। उसके लिए पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाले एंगल के लिए भी यूज करेंगे cos थीटा, cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos थीटा जो हमारा आएगा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है बच्चों √3a/2, हाइपोटेन्यूज है a, है ना, अगर ये a है तो ये भी a ही होगा, सो √3a/2 a यानी √3/2, cos थीटा आया बच्चों √3/2, यानी थीटा का वैल्यू आया 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपका आया 30 डिग्री के बराबर। तो अगर ये 60 है ये 30 है तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल आपका 90 है। तो दो इन लाइन्स के बीच का एंगल हमें निकालना होता है। जब भी दो लाइंस आप डालेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उनके बीच का एंगल हमें चाहिए होता है। उसके बाद ये कब मिलेंगे, ये जब ऑसिलेट करेंगे, ये जब ऑसिलेशंस होंगी, ये फेजर लाइंस ऐसे जाएंगी। सो जब ये वर्टिकल होगी तो इनकी प्रोजेक्शंस मीट होंगी, इसका प्रोजेक्शन ये है, इसका प्रोजेक्शन ये है। तो अगर आपने बच्चों पढ़ा है, मैं इसका अगला स्टेट बता रहा हूँ, अगला स्टेट इसका ये है, मान लो ये अगला स्टेट में दिखा रहा हूँ, अगले स्टेट में इसका ये होना है, आराम से देख लीजिएगा, ये वाला यहाँ गया होगा और ये वाला इधर आया होगा, ये ऐसे जाएंगे, तो ये वाला यहाँ आया है, ये वाला यहाँ आया है, ये वाला यहाँ चला गया होगा, तो दो लाइंस में वो वापस बनाऊंगा, ये दो लाइंस, एक ऊपर दूसरी नीचे। तो टोटल एंगल है ना 90, हमेशा आधा एंगल ऊपर होगा 45, ऊपर होगा नीचे होगा 45। सर इसके बाद क्या है, हमें बेसिकली देखना होता है, जब देखो इसका प्रोजेक्शन और इसका प्रोजेक्शन मीट हो गया, दोनों की प्रोजेक्शन मीट हो गई, तो उसके बाद हमें देखना होता है ये कितने एंगल पे घूमा या ये कितने एंगल पे घूमा, यानी हमें बताना ये कितने एंगल पे घूमा। तो बच्चों मुझे बताओ ये वाला एंगल है ना 45 डिग्री, यस, तो ये वाला एंगल कितना, ये तो यहाँ से यहाँ गया है, मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये तो 45 है, ये वाला एंगल तो 45 है, तो ये कितना आगे गया है, टोटल 90 है, ये 60 है, तो ये 30 है, तो ये एंगल है 30 और उसके बाद वाला एंगल है 45, है ना। जब ये यहाँ से यहाँ आया, ये वाला एंगल था 30, ये वाला 45, तो ये कितने एंगल पे टोटल घूमा, दोनों में से एक फेजर लाइन कितने एंगल पे टोटल घूमी, वो टोटल एंगल जो है बच्चों वो है 30 + 45। तो इस थीटा को हम ओमेगा टी के बराबर रखते हैं, 30 होता है π/6, 45 होता है π/4, यानी बच्चों ओमेगा टी जो आएगा इट इज 4π + 6π यानी 10π/24। तो यहां से आपको टाइम मिलेगा, बस ये क्वेश्चन था। सो 2 5 are 10, 2 12 are, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू जो आएगा दैट इज, या 2 ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू पुट करना है, ओमेगा का वैल्यू आएगा 2π/t इंटू स्मॉल टी, ये बच्चों आएगा 5π/12, है ना, 5π/12। तो बच्चों टी का वैल्यू क्या आया, पाई जाएगा, टी का वैल्यू आएगा 5t/24। सो 5t/24 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन तभी आपको आएगा अगर आपने फेजर सर्कल्स वगैरह पढ़े हुए होंगे, तो समझ लो, सीख लो कैसे क्या करना है। 41, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयलेस लॉ। बॉयलेस लॉ हम जानते हैं, बॉयलेस लॉ हमें कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। सो P और V का ग्राफ आएगा हाइपरबोला, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हो गए खत्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, तो हम जानते हैं, लेकिन PV जो हमारा होता है दैट इज NRT, है ना। बॉयलेस लॉ हमें कहता है कि PV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो अब सीधी सी बात है, अब या तो ये है या तो ये है, तो सीधी सी बात है, अगर PV प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर ही ज़्यादा होगा, है ना, डायरेक्ट है। सो इसका ये मतलब है टेम्परेचर, PV प्रोडक्ट ज़्यादा मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा।
अब अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ, तो अगर हम देखेंगे यहाँ अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, आपको क्या लगता है ये वाले ग्राफ के लिए पी, देखो पी तो कांस्टेंट है लेकिन इसके लिए v ज़्यादा है ना, v ज़्यादा है, तो ये वाले ग्राफ के लिए पीवी प्रोडक्ट ज़्यादा है। पीवी प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है। सो जितना आप ओरिजिन से दूर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पहला ही ऑप्शन सही आएगा। मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो हमें पता है, ये तो अभी हमने पढ़ा 1/√2 पाई ND² है ना, तो बाकी जरूरत नहीं है देखने की। फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन एडियाबैटिक कंटेनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है हम गैस को एक्सपेंड कराएंगे वैक्यूम में, तो जब वैक्यूम में इसको एक्सपेंड कराएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, सो वर्क डन विल बी 0। सो वर्क डन, पहली बात वर्क डन 0 बिकॉज हम इसको फ्री एक्सपेंशन करवा रहे हैं वैक्यूम में। अच्छा, क्योंकि एडियाबैटिक कंटेनर है तो हीट एब्जॉर्ब्ड भी 0 होगा, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। देखो वर्क डन भी 0, हीट एब्जॉर्ब्ड 0, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या आएगी 0, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आएगा। 44. Which of the following relations does not give the equation of adiabatic process? इनमें से कौन एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है? देखो ये तो एडियाबैटिक है, पीवी रेज पावर गामा इट इज एडियाबैटिक, टीवी रेज पावर गामा -1 इट इज अगेन एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये जो है ना ये भी एडियाबैटिक है, ये हम चेक भी कर सकते हैं, ये एडियाबैटिक नहीं है। अब देखो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, आपने ये सारी टर्म्स याद की होगी, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं एडियाबैटिक, हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी रेज पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। मैं कह रहा हूं ये हम कहां से लाएंगे, तो हम जानते हैं ना पीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर है ना। तो अगर हम यहां पे v का वैल्यू निकालेंगे किसके बराबर आएगा, एनआरटी बाई पी, तो डाल दो v का वैल्यू एनआरटी बाई पी, आपको खुद ब खुद ये आएगी। यानी ये और ये एडियाबैटिक है, दिस इज नॉट एडियाबैटिक। नाउ फाइनली वी हैव ए लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लो बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, आपके पास एक रॉड, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है बच्चों एल और इसका मास एम बताया गया है। इस पाइवेटेड एट द सेंटर, सेंटर में इसको हमने बंद किया हुआ है। तो इस रॉड को अगर मैं अच्छे से दिखाऊं, ये रॉड है, सेंटर पे हमने इसको बंद किया है, इस रॉड की लेंथ है एल के बराबर। The springs are two springs attached to two springs, इसका स्प्रिंग बोथ है स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के है, इसका भी के है स्प्रिंग कांस्टेंट। The springs are fixed to the supports as shown. The rod is free to oscillate in horizontal plane. रॉड को हम ऐसे ऑसिलेट करवा सकते हैं। The rod is gently pushed through an angle theta. हम इस रॉड को जेंटली हल्के से पुश करते हैं थ्रू एन एंगल थीटा, और रॉड को हम ऐसे घुमाते हैं थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है, इन वन डायरेक्शन रिलीज। हमें बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते हैं, यानी ऐसे थीटा एंगल पे घुमाते हैं, यानी ये रॉड जो है ये ऐसे थीटा एंगल पे घूम गई है। तो बच्चों पहले मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल अगर एल है तो आधी डिस्टेंस होगी ना l/2। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 है। अब हमने क्या किया, हमने इसको मान लो इधर x स्ट्रेच किया, इधर x, तो पीछे से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना। सो वो रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क हम कह सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट इज सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो बच्चों व्हाट इज द, देखो अगर हमने इसको x स्ट्रेच किया, रिस्टोरिंग फोर्स होगा -kx, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये l/2 है तो ये डिस्टेंस होगी l/2 का कॉस कंपोनेंट, l/2 cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी l/2 cos थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये आपको लेनी पड़ेगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/2 का cos कंपोनेंट, ठीक है। सो ये आपको मिल गया टॉर्क फिलहाल के तौर पे। सो फिलहाल टॉर्क जो हमारा है दैट इज सिंपली -kx l/2 cos थीटा। और अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे इट इज -k, x है ना, अगर ये l/2 है, ये होगा l/2 का cos कंपोनेंट, ये होगा l/2 का साइन कंपोनेंट, यानी l/2 sin थीटा इंटू l/2 cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाए। अब चूंकि एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा के बदले हम लिखते हैं थीटा और कॉस थीटा के बदले 1। सो अगर एंगल स्मॉल होगा तो सिंपली राइट -k l/2 हुआ l²/4, साइन थीटा के बदले थीटा आएगा, कॉस थीटा के बदले 1 आएगा। तो ये एक साइड से टॉर्क लगा, एक साइड से टॉर्क लगा। तो अगर हम देखेंगे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, देखो बच्चों फोर्स पीछे लगा और इधर है, तो r क्रॉस f टॉर्क बाहर की ओर होगा। सिमिलरली बराबर यहां पे क्या होगा, जब ये सिंपली स्प्रिंग इधर से स्ट्रेच होगी, फोर्स पीछे लगेगा,
सो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और ये है, और क्रॉस एफ अभी भी बाहर होगा, सो दोनों टॉर्क्स की डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर होगी। सो टॉर्क डबल लेना पड़ेगा, यानी नेट टॉर्क होगा मल्टीप्लाई बाई 2। तो टॉर्क जो हमारा है दैट इज सिंपली माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा के बराबर। अब यही टॉर्क हम रखेंगे आई अल्फा के बराबर, दैट इज माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रॉड का अबाउट द सेंट्रल पॉइंट दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदले हम बच्चों लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा, दैट इज माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा के बराबर। तो यहाँ एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, एल्फा का वैल्यू जो आया 2 1 जार 2 6 जार, एल्फा का वैल्यू आएगा माइनस 6 के थीटा डिवाइड बाई एम। तो अगर हम इसको एंगुलर एसएचएम के साथ कंपेयर करेंगे, हम जानते हैं एल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जैसे आपकी एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एंगुलर एसएचएम में होता है एल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। अब कंपेयर कर लो, सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर 6 के बाय एम आएगा, यानी ओमेगा आया अंडर रूट ऑफ 6 के बाय एम। अब ओमेगा चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा है 2 पाई एफ के बराबर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 के बाय एम। सो बच्चों एफ जो आपका आएगा दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 6 के बाय एम। सो यानी ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका सही आंसर आएगा। सो फाइनली हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से एक बार बोलूँगा बच्चों, अगर आप एग्जाम्स में थोड़े से अगर आपके मार्क्स कम भी होते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम पेपर स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखते हैं ताकि पिछले साल जो पेपर आया था उस हिसाब से हम चलें। तो मिलते हैं आगे अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।